बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूँ समी। इससे पहले आप इस मिशन की 32 के साथ सुन चुके हैं और अब किस नंबर 33 मुलाहिज़ा फरमाएं। शफात अली के चेहरे पर इस वक्त बड़े अजीब से तासरात थे जिन्हें कोई नाम नहीं दिया जा सकता था। वो उस लड़की के सामने खड़े हो गए क्योंकि वो समीना थी। बाप को सामने देखकर समीना को यूं महसूस हुआ जैसे उसका हार्ट फेल हो जाएगा। शफात अली मोटरसाइकिल से उतरकर बड़ी तेजी से आगे बढ़ा। उसका जारिहाना अंदाज देखकर समीना 2 कदम पीछे हट गई। शफात अली ने बड़ी तेजी से आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। समीना का चेहरा धुआं हो गया। उसने अपने बाप की शफकत भरी गिरफ्त तो कई मर्तबा महसूस की थी, लेकिन ये गिरफ्त मुख्तलिफ थी। लगा था जैसे उसकी कलाई आहिनी शिकंजे में कस दी गई हो। तो तुम? शफात अली के मुंह से अल्फाज नहीं निकल रहे थे। गालिबन गुस्से और जज्बात की शिद्दत से उसका चेहरा सुर्ख हो गया था। शारिक इस वक्त समीना से 2 कदम हटकर खड़ा था। वो दाईं तरफ से आने वाले खाली रिक्शे की तरफ देख रहा था, लेकिन हुर्राहट की आवाज सुनकर वो पीछे पलटा और फिर सूरत-ए-हाल देखकर उसका दिमाग बग से उठ गया। वो शफात अली को नहीं जानता था, लेकिन समीना को खौफजदा अंदाज में एक आदमी की गिरफ्त में देखकर वो चौंके बगैर नहीं रह सका। हुलिये से वो आदमी शरीफ ही नजर आता था, लेकिन उसने जिस तरह समीना को गिरफ्त में ले लिया था वो अंदाज शरीफाना नहीं था। लेकिन फिर किसी के माथे पर तो नहीं लिखा होता कि वो शरीफ है। समीना के चेहरे पर बेपनाह खौफ था, जैसे वो मौत के फरिश्ते की गिरफ्त में आ गई हो। शारिक को ये सूरत-ए-हाल देखकर फौरन ही गड़बड़ का एहसास हो गया। वो पलटकर तेजी से उनके करीब पहुंच गया। कौन हो तुम? तुम्हें इस लड़की का हाथ पकड़ने की जुर्रत कैसे हुई? शारिक ने शफात अली के हाथ पर हाथ डालते हुए कहा। तुम कौन हो? हटो पीछे, जाओ अपना काम करो। शफात अली गुर्राया। शारिक डैडी। समीना उसकी तरफ देखकर अकलाई। उसकी आवाज यूं लगी थी जैसे वो किसी गहरे कुएं की तह से बोल रही हो। शारिक उछल पड़ा। उसने शफात अली का हाथ छोड़ दिया और गहरी नजरों से उसकी तरफ देखने लगा। शफात अली की आंखें सुर्ख हो रही थी और गुस्से की शिद्दत से उसके होंठ फड़फड़ा रहे थे। शायद वो खुद भी होले होले कांप रहा था। शारिक ने इधर उधर देखा। स्टॉप पर खड़े हुए लोग हैरत से उनकी तरफ देख रहे थे। 2-3 आदमी तो आगे बढ़ आए। शफात अली साहब, शारिक उसकी तरफ झुकते हुए मदम लहजे में बोला, ये बस स्टॉप है। चारों तरफ खड़े हुए लोग इस तरफ देख रहे हैं। अगर आप तमाशा बनना चाहते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन बेहतर होगा कि हम किसी जगह बैठकर इत्मीनान से बात करें ताकि किसी को हंसने का मौका ना मिल सके। तो तुम कौन हो? शारिक अली फुनकारा। मेरा नाम शारिक है। शारिक ने पुरसुकून लहजे में जवाब दिया। मेरा मशवरा मान लीजिए और बेटी को सड़क पर इस तरह मत घसीटिए। आप हमारे साथ चलिए, घर ज्यादा दूर नहीं, इत्मीनान से बैठकर बात कर लीजिएगा। मेरा घर भी ज्यादा दूर नहीं, लेकिन तुम इस वक्त समीना के लिए आपका घर मुनासिब नहीं, और ये बात आप भी अच्छी तरह जानते हैं। प्लीज, लोग हमारे इर्द गिर्द जमा हो रहे हैं, किसी को मुदाखलत का मौका ना दे, बात बढ़ जाएगी। शारिक ने कहा। ठीक है, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। शफात अली ने समीना का हाथ छोड़ दिया। हम उस तरफ चल रहे हैं, आप मोटरसाइकिल लेकर हमारे पीछे आ जाइए। शारिक ने नाले की पुल की तरफ इशारा किया। शफात अली का दिल तो इस वक्त ये चाह रहा था कि समीना का गला ही घूंट दे, लेकिन शारिक की मुदाखलत से उसकी ज़हनी रूह का रुख बदल गया था। समीना की वजह से उसे अब तक खासी जिल्लत उठानी पड़ी थी। अगर वो उसे मार डालता तो खुद पकड़ा जाता और रही सही कसर पूरी हो जाती और उसका घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाता। वो ठंडे दिमाग का आदमी था। समीना को देखकर उसे शदीद गुस्सा तो आया था, लेकिन गुस्से की उस कैफियत में भी शारिक की बात उसकी समझ में आ गई थी। वो उन दोनों को घूरता हुआ अपनी मोटरसाइकिल की तरफ बढ़ गया। शारिक और समीना नाले का पुल पार करके दूसरी तरफ जा चुके थे। शफात अली भी अपनी मोटरसाइकिल खींचता हुआ उनके पीछे चल पड़ा। वो बाजार में चलते हुए गली में मुड़ गए। बाजार में लोग घूरती हुई निगाहों से समीना की तरफ देख रहे थे, लेकिन समीना को शायद लोगों की नजरों की परवाह नहीं थी। 10 मिनट बाद वो घर पहुंच गए। गेट पर पहुंचकर शारिक ने समीना को इशारा किया। वो बरामदे में पहुंच गई और चौखट की मखसूस जगह से चाबी निकालकर ताला खोलने लगी। शारिक ने गेट का एक हिस्सा पूरी तरह खोल दिया। मोटरसाइकिल अंदर ले आई है, उसने शफात अली की तरफ देखे बगैर कहा। शफात अली ने मोटरसाइकिल अंदर लाकर दीवार के करीब खड़ी कर दी और घूरती हुई नजरों से शारिक की तरफ देखने लगा। शारिक उसे लेकर अंदर आ गया। समीना पलंग की पट्टी पर बैठी रो रही थी। शफात अली कुर्सी के करीब खड़ा खूनख्वार नजरों से उसकी तरफ देख रहा था। क्या तुम समझती हो कि इस तरह रोने से तुम्हारे गुनाह धुल जाएंगे, हमारी खोई हुई इज्जत वापस आ जाएगी? शफात अली कह रहा था। मुझे तुमसे ये तवक्को नहीं थी समीना, तुम तो पढ़ी लिखी हो, बुरा भला समझ सकती हो, फिर ये सब कुछ क्यों किया तुमने? क्या तुम्हें हमारी इज्जत का ख्याल तक नहीं आया? तो मैं कुछ नहीं जानती, ये सब कुछ कैसे हो गया? समीना ने रोते हुए जवाब दिया। शारिक ने इस मौके पर मुदाखलत की तो शफात अली एकदम भड़क उठा। शारिक खामोशी से सुनता रहा। वो भी चाहता था कि शफात अली के दिल की भुड़ास निकल जाए।
शफात अली के बारे में उसका अंदाजा दुरुस्त साबित हुआ। दिल की बुड़ास निकालकर वो ठंडा हो गया। शारिक ने भी उसे अपने बारे में सब कुछ बता दिया था। शफात अली समीना को अपने साथ लेकर घर जाना चाहता था। मेरा ख्याल है ये मुनासिब नहीं होगा, शारिक ने कहा। पुलिस के बारे में आप खुद बता चुके हैं। उस एएसआई ने आपको शीशे में उतारने के लिए बहुत सी बातें की थी। समीना को तोहफुज फराहम करने का वादा किया था, लेकिन आप इन पुलिस वालों को नहीं जानते। मैं आज जिस मुकाम पर खड़ा हूँ उसके जिम्मेदार भी ये पुलिस वाले ही हैं। और फिर आपने बताया था कि माजा गुज्जर भी कल आपके पास आया था। उसे भी मैं अच्छी तरह जानता हूँ। ये दुरुस्त है कि उसका एक आदमी समीना के हाथों मारा गया था। वो लोग समीना को उठा कर ले गए थे और समीना ने अपनी इज्जत बचाने के लिए उस आदमी को कत्ल किया था। उन लोगों को जैसे ही पता चलेगा कि समीना अपने घर पहुंच चुकी है, वो मुर्दार खोर गिद्ध की तरह इस पर झपट पड़ेंगे। समीना मेरे पास सबसे ज्यादा महफूज है। ये जब तक मेरे पास है कोई इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वैसे अगर समीना आपके साथ जाना चाहे तो मुझे कोई एतराज नहीं। नहीं समीना अकलाई, मैं किसी का सामना नहीं कर सकती। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। शारिक ठीक ही कहता है, मैं इसके साथ महफूज रह सकती हूँ। शफात अली के मुंह से बेख्तियार गहरा सांस निकल गया। ठीक है, वो कहते हुए उठ गया। तुम्हारी वजह से हमें बहुत जिल्लत उठानी पड़ी है। किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा और रही सही कसर अब पूरी हो जाएगी। ये जगह हमारे घर से ज्यादा दूर तो नहीं है। जिस तरह आज मेरी नजरों में आ गई हो, इस तरह कोई और भी तुम्हें देख सकता है। इसलिए बेहतर होगा कि आप मुतमईन रहिए। शारिक ने उसकी बात काट दी। समीना किसी की नजरों में नहीं आएगी और मेरा मशवरा है कि अगर आप अपनी बेटी की सलामती चाहते हैं तो आप भी इसके रास्ते में आने की कोशिश ना करें। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? शफात अली ने उसे घूरा। धमकी नहीं, मशवरा देता। शारिक ने मुस्कुराते हुए कहा, इसी में दोनों की इज्जत है और समीना की सलामती है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि समीना इस चक्कर से निकल जाए। इसके बाद इसे कोई खतरा नहीं होगा। शफात अली चलना में उसे घूरता रहा, फिर पैर पटकता हुआ कमरे से निकल गया। शारिक भी उसके पीछे ही किया था। उसने आगे बढ़कर बाहर का गेट खोल दिया और जब वो मोटरसाइकिल लेकर निकल गया तो शारिक ने गेट बंद कर दिया और अंदर आ गया। समीना पलंग पर बैठी फूट फूट कर रोती रही। शारिक ने उसे तसल्ली देने की कोशिश नहीं की। उसे मालूम था कि एक दिन तो ये होना ही था। एक ही शहर में और फिर इतना करीब रहते हुए समीना ज्यादा अरसा तक अपने घर वालों की नजरों से छुपी तो नहीं रह सकती। शफात अली चला गया था, लेकिन शारिक को शुबा था कि हो सकता है वो बाद में पुलिस को लेकर चढ़ दौड़े। समीना आखिरकार उसकी बेटी थी और उसने इसके बारे में अगवा की रिपोर्ट भी लिखवाई थी। फैसलाबाद के एएसआई ने वादा किया था कि अगर समीना सामने आ जाए तो वो कुछ कानूनी सहूलतें हासिल कर सकती है। और एक दिन पहले माजा गुज्जर भी उससे मिल कर गया था। हो सकता है उसने भी शफात अली को कोई सब्ज बाग दिखाया हो और शफात अली उनमें से किसी की तरफ झुक जाए। ये जगह हमारे लिए महफूज नहीं है समीना, शारिक ने उसके कंधों पर हाथ रखते हुए कहा। तुम्हारे डैडी इस वक्त तो खामोशी से चले गए, लेकिन मुमकिन है बाद में उनके दिल में हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई करने का ख्याल आ जाए। इसलिए हमें पहली फुर्सत में ये जगह छोड़ देनी चाहिए। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते, समीना ने आंसू पूछते हुए कहा। वो मेरा बाप है, मैं उन्हें अच्छी तरह जानती हूँ। अगर उन्हें कुछ करना होता तो हमारे साथ यहाँ तक न आते। जो कुछ करना था सड़क पर ही कर डालते। अब वो कुछ नहीं करेंगे। अगर इत्तेफाक से मैं कभी उनके सामने आ भी गई तो इस तरह गुजर जाएंगे जैसे हमारा कोई रिश्ता ना हो। लेकिन मेरा ख्याल है कि एहतियातन कुछ दिनों के लिए ये जगह छोड़ देनी चाहिए। हमें ये भी पता चल गया है कि माजा गुज्जर कल ही तुम्हारे डैडी से मिल चुका है। तुम उसे जान चुकी हो कि वो किस किस्म का इंसान है। कहाँ ले जाओगे मुझे? समीना ने गहरा सांस लेते हुए पूछा। मुल्तान रोड पर जदीद खाना चौक से आगे सड़क से हटकर एक पुरानी हवेली है, शारिक ने जवाब दिया। काफी अर्सा पहले यहाँ खेत हुआ करते थे, फिर जमींदार ने जमीन बेच दी। वो जमीन एक कंपनी ने खरीदी थी जिसमें वो हवेली भी शामिल थी। कंपनी ने वो हवेली जूं की दूर रहने दी और जमीन को प्लाटों की सूरत में बेचना शुरू कर दिया। छांगे ने वो हवेली और उसके आसपास की थोड़ी सी जमीन खरीद ली थी, लेकिन फिर जमींदार के बेटे ने कंपनी पर मुकदमा कर दिया। जमींदार का इंतकाल हो चुका था और कंपनी ने यह जमीन बहुत सारे कानूनी इखराजात से बचने के लिए नाकाबिले तनसीख पावर ऑफ अटॉर्नी पर हासिल की थी। उसके साथ ही कुछ ऐसी दस्तावेजात पर भी दस्तखत करवा लिए थे जिससे ये साबित होता था कि जमींदार उस कंपनी से जमीन की कीमत वसूल कर चुका है। जमींदार के इंतकाल के बाद वो पावर ऑफ अटॉर्नी खुद ब खुद मनसूख हो गई। अब उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं रही थी। जमींदार के बेटे ने कंपनी के खिलाफ जमीन की मलकियत का दावा कर दिया। ये केस कई साल तक अदालत में चलता रहा और मिलाकर कंपनी से 5 लाख रुपए वसूल करके अपने दावे से दस्तबरदार हो गया। मामलात को सुधारने में कुछ अरसा और लग गया और मिलाकर कंपनी ने लोगों को प्लाटों पर कब्जा देना शुरू कर दिया। वो जगह चूंकि शहर से बाहर और सड़क से बहुत हटकर है, इसलिए अभी तक वहाँ आबादी नहीं हो सकी। बहुत से लोगों ने अपने अपने प्लाटों पर नक्शे के मुताबिक बुनियादें भर दी। बाद लोगों ने अपने प्लाटों के गिर्द 4 दीवारी खड़ी कर दी और बाद लोगों ने प्लाट यूं ही छोड़ दिए।
जबकि बाज़ लोग ऐसे भी हैं कि किराए के मकानों से जान छुड़ाने के लिए अपने प्लाटों पर जैसे तैसे मकान तामीर करके वहां रिहाइश इख्तियार कर ली, लेकिन ऐसे लोगों की तादाद बहुत कम है। पूरे इलाके में 4-6 मकान ही होंगे। वो हवेली भी छांगे के कारोबार की तरह मेरी तहवील में है। उसके बारे में काबिल एतमाद किस्म के 2-3 आदमियों ही को मालूम है। वो हवेली हमारे लिए बेहतरीन पनाहगाह भी साबित हो सकती है। इसलिए रात को मैंने 9 लक्का को वहाँ भेज दिया और मेरा ख्याल है कि चंद रोज के लिए हमें भी वहाँ मुंतकिल हो जाना चाहिए, लेकिन वहाँ आमदोरफ्त के लिए गाड़ी का होना बहुत जरूरी है। तुम्हें याद है सुबह हम गाड़ी लेने के लिए घर से निकले थे, लेकिन तुम्हारे डैडी से आमना सामना हो गया और अब मेरा ख्याल है हमें रवाना हो जाना चाहिए। खासी देर हो चुकी है, पहले भी तुम मुंह हाथ धो लो ताकि फ्रेश नजर आओ। समीना उठकर बाथरूम में चली गई। उसने मुंह हाथ धोया और बाल संवारते हुए आईने में अपने चेहरे का जायजा लेने लगी। उसका चेहरा थका हुआ था, आंखों में सुर्खी थी और नीचे से हल्के पड़े हुए थे। वो गहरा सांस लेते हुए बाथरूम से बाहर आ गई। उसने लिबास नहीं बदला। इस मर्तबा गली से निकलते ही उन्हें रिक्शा मिल गया। शाहरुख को अचरे में कारों के 1-2 ऐसे शोरूम मिले जहाँ इस्तेमाल शुदा कारें मिल सकती थी। एक शोरूम पर उन्हें सुर्ख रंग की एक शेराड पसंद आ गई। कार ज्यादा इस्तेमाल नहीं हुई थी, जाहिरी कंडीशन के अलावा इंजन भी बेहतरीन हालत में था। कई मील तक कार की ट्राई करने के बाद सौदा हो गया और वो कार उन्होंने खरीद ली। शारिक ने कार की खरीदारी की रसीद समीना के नाम बनवाई थी। डीलर ने वादा किया था कि वो ज्यादा से ज्यादा 1 दिन में कागजात उसके नाम ट्रांसफर करा देगा। कार में बैठकर समीना अजीब सी खुशी महसूस कर रही थी। शारिक ने बाजार से कुछ सामान खरीदा जिसमें खाने पीने की अशिया थी। फिर कार की टंकी में पेट्रोल भरवाया और वो मुल्तान रोड पर आ गए। मुल्तान रोड पर यतीम खाना चौक से जरा ही आगे सड़क के दोनों तरफ खेतों का सिलसिला था। हाईवे पर कुछ फासला तय करने के बाद शारिक ने कार दाईं तरफ कच्चे रास्ते पर मोड़ दी। उस रास्ते के दोनों तरफ खेत थे, लेकिन तकरीबन 20 मील का फासला तय करने के बाद खेत खत्म हो गए और वो इलाका शुरू हो गया जो किसी कंपनी ने जमींदार से खरीद कर प्लाटों की सूरत में फरोख्त कर दिया था। कई खाली प्लाट थे, कई बुनियादें भरी हुई नजर आ रही थी और कई मकान ही मकान बन चुके थे। उस इलाके में बिजली पहुंचाई जा चुकी थी, लेकिन और भी किसी किस्म का इंतजाम नहीं किया गया था। लेकिन और किसी भी तरक्याती काम के आसार दिखाई नहीं देते थे। रास्ते कच्चे थे और पानी की फराहमी का भी अभी तक कोई इंतजाम नहीं किया गया था। यहाँ जो लोग रिहाइश इख्तियार कर चुके थे वो मुल्हिक खेतों में लगे हुए ट्यूबवेल से पानी लेकर आते। वो हवेली दूरी से नजर आ रही थी। हवेली कदरे बुलंदी पर थी। सुर्ख शराड मुख्तलिफ रास्तों पर घूमती हुई हवेली के फाटक के सामने आकर रुक गई। शारिक ने 2-3 मरतबा हारन बजाया। कुछ देर बाद फाटक में छोटा दरवाजा खुला और एक बारिश नौजवान बाहर झांकने लगा। दराज कामत और सेहतमंद जिस्म का मालिक वो नौजवान राजा था। गोल स्याह दाढ़ी उसके चेहरे पर बड़ी भली लग रही थी। उसने सुर्ख शराड की तरफ देखा, फिर शारिक के चेहरे पर नजरें पड़ते ही वो दौड़ता हुआ कार के करीब पहुंच गया। उसने चादर ओढ़ रखी थी और कंधे के करीब चादर का कोना उठा हुआ था। राजा, फाटक खोलो। मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? शारिक ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। अभी खोलता हूँ जी, राजा कहते हुए गेट की तरफ दौड़ गया। इस तरह दौड़ने से उसके कंधे से चादर हट गई और समीना को उसके कंधे पर वो राइफल नजर आ गई, जिसकी वजह से चादर का कोना उठा हुआ था। राजा ने फाटक खोल दिया और शारिक शराड को अंदर लेता चला गया। हवेली के वसी अरीज कंपाउंड में टाली और पीपल के 5-6 दरख्त भी थे और उन दरख्तों के नीचे 2-4 पाइयां बिछी हुई थी, जिनमें से एक पर 9 लखा बैठा हुआ था। शारिक ने दरख्तों के नीचे गाड़ी रोक ली। राजा भी फाटक बंद करके करीब आ चुका। हाँ वही राजे, शारिक ने गाड़ी से उतरते हुए कहा। यहाँ कोई सामान वगैरह लाए हो या नहीं? ले आया हूँ शारिक बाबू, राजे ने जवाब दिया। राशन डाल दिया है, 1 हफ्ते तक तो आराम से बैठकर खा सकते हैं। अभी तुम लोगों ने खाना खाया कि नहीं? शारिक ने पूछा। अभी नहीं शारिक बाबू, राजा ने जवाब दिया। 3 बजने वाले हैं, मुझे तो भूख लग रही है। 9 लखा से जब भी कहता हूँ एक ही जवाब देता है कि ठहर के खा लेंगे। खाना हमने भी नहीं खाया, शारिक ने कहा। मैं कुछ सामान लेकर आया हूँ, गाड़ी से निकाल लो, खाना भी निकाल लो, मिलकर खा लेंगे। समीना भी कार से उतर आई। वो उनकी बातों में मुदाखलत करने की बजाय एक तरफ खड़ी चारों तरफ देख रही थी। शारिक के कहने पर उसने गाड़ी में से सामान निकालकर राजा के हवाले कर दिया। उसमें खाने पीने की चीजें भी थी। आधे घंटे बाद वो वहीं 4 पाइयों पर बैठे खाना खाते रहे। खाने के बाद शारिक समीना को साथ लेकर हवेली दिखाने लगा। ये हवेली गालिबन 50-60 साल पहले तामीर हुई थी। बहुत अच्छी तरह से देखभाल होती रही थी। इसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि कम अज कम मजीद 100 बरस तक इसके दरो दीवार पर कोई असर नहीं होगा। 7-8 कुशादा कमरे थे, सब के सब खाली थे। अलबत्ता एक कमरे में 3-4 बान की 4 पाइयां पड़ी हुई थी, जो गालिबन नई खरीदी गई थी। उन पर बिस्तर भी रोल किए हुए थे। गद्दे और चादरें वगैरह भी नई खरीदी गई थी। वो छत पर आ गए। चारों तरफ दूर दूर तक खेत फैले हुए थे। बड़ा खूबसूरत मंजर लग रहा था। वो दोनों काफी देर तक छत पर खड़े इधर उधर देखते रहे, फिर नीचे आ गए। तुम्हारे उस कबाड़िए दोस्त का क्या हाल है राजा?
शारिक ने दरख्तों के नीचे चारपाई पर बैठते हुए पूछा। ठीक है जी, राजा ने जवाब दिया। कहने को तो वो कबाड़िया है, स्क्रैप का कारोबार करता है, लेकिन हमसे ज्यादा कमाता है। गुलमर्ग में दूसरी कोठी बनवा रहा है, ये भी एक फन है। शारिक ने कहा, यहाँ हर शख्स फनकार है, अपने अपने काम का माहिर। हम अपने धंधे में कमा रहे हैं, वो स्क्रैप में कमा रहा है। बहरहाल मुझे उसकी जरूरत पड़ गई है। क्या जरूरत पड़ गई है शारिक बाबू? राजे ने कहा। स्क्रैप खरीदना है या बेचना है? उसके ट्रक की जरूरत है, शारिक ने जवाब दिया। फिर चंद लम्हे खामोश रहा और फिर उसे अपना मंसूबा समझाने लगा। आखिर में वो कह रहा था, तुम अभी रवाना हो जाओ और ट्रक लेकर डेरे पर पहुंच जाओ। गामे को समझा देना, रात 10 बजे के करीब मैं भी आ जाऊंगा। ठीक है शारिक बाबू, मैं अभी चला जाता हूँ, राजा ने जवाब दिया। थोड़ी देर बाद राजा हवेली से चला गया। राजा के जाने के बाद शारिक ने नौलखा को बताया कि आज सुबह उन्हें समीना का बाप मिल गया था और उससे गलती ये हुई कि वो अपने घर उसे ले गया था और अब समीना चंद रोज इस हवेली में रहेगी। रात का खाना समीना ही को पकाना पड़ा। बावर्ची खाने में गैस का चूल्हा रखा हुआ था और गैस का एक बड़ा सिलेंडर भी मौजूद था। समीना के ख्याल में राजा और नौलखा ने यह अकलमंदी का काम किया था कि चूल्हे और गैस का बंदोबस्त कर लिया था। खाना खाने के बाद 10 बजे के लगभग शारिक कार पर हवेली से रवाना हो गया। वो ठीक 11 बजे मलंग वाले डेरे पर पहुंच गया। राजा और गामा वहां मौजूद थे। एक खटारा सा ट्रक भी बाजार के करीब ही खड़ा था और उसके करीब ही स्क्रैप का ढेर लगा हुआ था। क्या सूरत हाल है? शारिक ने गामे से पूछा। सब ठीक है शारिक बाबू, गामे ने जवाब दिया। हमारा एक बंदा बाहर गली के मोड़ पर खड़ा है, कोई बात होगी तो हमें इतला मिल जाएगी। तो फिर ठीक है, अब जल्दी से काम शुरू कर दो, शारिक ने कहा। वो मीदार में आ गए। शारिक ने मैकेनिज्म से रास्ता खोला और वो तीनों कब्र में दाखिल होकर तय खाने में उतर गए। गामे को तो ये सब कुछ मालूम था, लेकिन राजा बड़ी हैरत से ये सब कुछ देख रहा था। पहले ये पेटियां उठाकर ट्रक में रखो, मैं ये पैकेट संभालता हूँ। शारिक ने लकड़ी की पेटियों की तरफ इशारा किया। 6-7 पेटियां थी। राजा और गामा मिलकर एक एक पेटी उठाकर बाहर ले जाने लगे। शारिक ईरवन के पैकेट बोरियों में बंद करने लगा। वो बड़ी बोरियां भर गई थी। अलमारी में एक खतीर रकम भी मौजूद थी जिसे शारिक ने थैले में डाल दिया। तकरीबन 12:30 बजे तक वो लोग असले की सारी पेटियां और ईरवन की बोरियां ट्रक में लाद चुके थे और उन पर स्क्रैप डाल दिया गया था। पेटियां और बोरियां स्क्रैप के अंबार में इस तरह छुप गई थी कि स्क्रैप उतारे बगैर उन्हें नहीं देखा जा सकता था। रकम वाला थैला शारिक ने अपने पास रख लिया। 1 बजे के लगभग ट्रक डेरे से निकला। स्टीयरिंग के सामने गामा था और उसके साथ वाली सीट पर राजा बैठा हुआ था। शारिक की कार गली के नुक्कड़ पर खड़ी थी। ट्रक जैसे ही गली से निकला, शारिक ने भी अपनी कार उसके पीछे लगा दी। मुख्तलिफ सड़कों से होते हुए वो लोग मुल्तान रोड पर पहुंच गए। शारिक की गाड़ी तकरीबन 50 गज पीछे थी। यतीम खाने वाले चौक से जरा पहले एक पुलिस पार्टी ने ट्रक रोक लिया। शारिक ने गाड़ी की रफ्तार बहुत हल्की कर दी। उसकी नजरें सामने लगी हुई थी। गामा और राजा ट्रक से उतर आए। पुलिस वालों की तादाद 4 थी। उनमें से एक ट्रक के पिछले हिस्से पर चढ़कर भरे हुए स्क्रैप को देख रहा था। शारिक ने ट्रक के पीछे गाड़ी रोक ली और खिड़की से गर्दन निकालते हुए बोला, क्या बात है संतरी बादशाह, इन बेचारों को क्यों पकड़ लिया है? बाऊ जी, संतरी से पहले गामा बोल पड़ा, ये स्क्रैप हम मुकाड़ा ले जा रहे हैं। माल तो मालकों का है, मगर संतरी बादशाह परेशान हमें कर रहे हैं। हम तो मजदूर आदमी है जी। क्यों परेशान करते हो संतरी बादशाह, जाने दो इन बेचारों को, शारिक ने पुलिस वाले की तरफ देखते हुए कहा। वो हेड कांस्टेबल था जो इस पार्टी का इंचार्ज था। आप अपनी मंजिल खोटी ना करें सर जी, आप जाएं, हेड कांस्टेबल ने कहा। मैं इन लोगों को अच्छी तरह जानता हूँ, इनके पास रायदारी भी नहीं है। मुझे तो लगता है ये चोरी का माल है। कसम ले लो संतरी बादशाह, गामे ने कहा, ये बादामी बाग के सूफी मोहम्मद हुसैन का माल है। तुम टेलीफोन पर तस्दीक कर लो। तस्दीक तो थाने जाकर होगी, हेड कांस्टेबल ने कहा। क्यों तंग करते हो इन्हें संतरी बादशाह, कुछ मुंह मुका करके खत्म करो इस मामले को। ये मजदूर गरीब आदमी है, जाने दो, शारिक ने कहा। गामे ने जल्दी से 50 का एक नोट जेब से निकाल लिया, मगर संतरी की भवें तन गई। गामे ने 50 का एक और नोट जेब से निकाल लिया। अब सिर्फ मेरे पास 10-15 रुपए रह गए। ये 100 रुपया भी मैं तुम्हें अपनी जेब से दे रहा हूँ, अब तो मान जाओ संतरी बादशाह। मगर संतरी बादशाह 500 से कम पर मानने को तैयार नहीं था। दूसरी सूरत में वो उन्हें थाने ले जाने की धमकी दे रहा था। गामा कसमें खा रहा था कि उसके पास और पैसे नहीं। शारिक ने अपनी जेब से 100 के 3 नोट निकाल लिए और 100 रुपया गामे वाला मिलाकर जबरदस्ती हेड कांस्टेबल की मुट्ठी में दबा दिया। 100 रुपया तुम चारों के हिस्से में आ जाएगा, अब जाने दो इन गरीबों को, शारिक ने कहा और फिर गामे की तरफ देखते हुए बोला, तुम लोग भी ख्याल रखा करो, रायदारी लेकर क्यों नहीं चले थे? हम इधर के फेरे लगाते रहते हैं बाबूजी, पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ था। आइंदा हम ख्याल रखेंगे और आप अपना रास्ता बता दें जी। मैं आपकी रकम आपको पहुंचा दूंगा, गामे ने कहा। इसकी जरूरत नहीं, मैंने इंसानी हमदर्दी के तहत तुम्हारी मदद की है, आइंदा ख्याल रखना। शहर से बाहर कहीं माल लेकर जाओ तो कंपनी के कागजात और रायदारी लेकर चला करो, शारिक ने डांटने वाले लहजे में कहा।
बड़ी मेहरबानी बाबूजी, आइंदा ख्याल रखूंगा। अच्छा संतरी बादशाह, रब रखा। गामा कहते हुए ट्रक में बैठ गया और राजा ने भी बड़ी फुर्ती दिखाई थी। शारिक भी हेड कांस्टेबल का शुक्रिया अदा करते हुए गाड़ी में बैठ गया और जब ट्रक आगे निकल गया तो उसने भी गाड़ी का इंजन स्टार्ट कर दिया और पुलिस वालों की तरफ देखकर हाथ हिलाते हुए गाड़ी एक झटके से आगे बढ़ा दी। ये मामला तो बड़ी खुशउस्लूबी से तय हो गया था। अगर पुलिस वाले ट्रक को थाने ले जाने पर बदिद होते तो मामला गड़बड़ हो सकता था। शारिक का सारा माल इसी ट्रक पर था, अगर पकड़ा जाता तो वो भी खत्म हो जाता। 2 बजे के लगभग वो हवेली पहुंच गए। ट्रक की आवाज सुनकर समीना भी जाग गई। ट्रक हवेली के अंदर ले आया गया था। पहले स्क्रैप उतार कर एक तरफ ढेर कर दिया गया, फिर हीरोइन की बोरियां और असले की पेटियां उतार कर हवेली के एक पिछले कमरे में पहुंचा दी गई। स्क्रैप दोबारा ट्रक पर लाद दिया गया था। ट्रक शहर वापस ले जाऊं शारिक बाबू? राजा ने कहा। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? शारिक ने उसे घूरा। वो पुलिस वाले इस इलाके में गश्त कर रहे होंगे और अब अगर उन्होंने पकड़ लिया तो छोड़ेंगे नहीं। इस वक्त आराम से सो जाओ, सुबह ले जाना ट्रक और ये स्क्रैप भी अपने उसी दोस्त को दे देना। ठीक है शारिक बाबू, राजा ने कहा। इस हवेली में अगरचे किसी की मुदाखलत का अंदेशा नहीं था, लेकिन वो किसी किस्म की लापरवाही का मुजाहरा भी नहीं कर सकते थे। रात के लिए 9 लखा की पहरे की ड्यूटी लगा दी गई। राजा और गामा ने अपनी चारपाइयां खुले सेन में डाल दी थी। शारिक और समीना की चारपाइयां बरामदे में थी। वो दोनों कुछ देर तक बातें करते रहे, फिर सो गए। शारिक, समीना और 9 लखा हवेली की हद तक ही महदूद होकर रह गए थे। गामा और राजा शहर में एजेंटों से राब्ता करके धंधा कर रहे थे। शारिक हवेली के आसपास कच्चे रास्तों पर समीना को ड्राइविंग भी सिखा रहा था। 1 हफ्ता गुजर गया। समीना अच्छी खासी ड्राइविंग सीख चुकी थी। शारिक यहाँ बेकार नहीं बैठा हुआ था। गामा और राजा के जरिए शहर की खबरें मिल रही थी। माजा गुजर और उसके आदमी अब भी बड़ी सरगर्मी से शारिक और समीना को तलाश करते फिर रहे थे और मिलाकर एक रोज शारिक ने शहर वापस जाने का फैसला कर लिया। 9 लखा को हवेली में ही छोड़ दिया गया था। गामा और राजा एक रोज पहले ही से शहर में थे। शारिक रात का अंधेरा फैलने के बाद हवेली से रवाना हुआ था। जब वो शाम नगर वाले मकान में पहुंचे तो रात के 9 बज रहे थे। तुम यहीं रुको, मैं डेरे का चक्कर लगा कर आता हूँ, शारिक ने कहा। नहीं, मैं यहाँ अकेली नहीं रह सकती, समीना ने कहा। ओह, शारिक के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। शायद तुम डरती हो कि तुम्हारे डैडी ना आ जाएं। कुछ भी कह लो, मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगी, समीना ने कहा। तो ठीक है, चलो, शारिक ने मुस्कुराते हुए कहा। वो दोबारा घर से निकल गए। रास्ते में एक जगह उन्होंने खाना खाया और फिर मदन की तरफ रवाना हो गए। उनकी गाड़ी मदन चौक पर पहुंची थी कि शारिक एक तरफ शोले उठते देखकर चौंक गया। कहीं वो जबरदस्त आग लगी थी। शोले आसमान से बातें कर रहे थे। शारिक की गाड़ी गली की तरफ नहीं जाने दी गई। मोड़ पर लोगों का हुजूम था और पुलिस ने आगे जाने का रास्ता बंद कर रखा था। चारों तरफ से फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के सायरन की आवाजें सुनाई दे रही थी। सड़क पर भी ट्रैफिक जाम हो रहा था। शारिक गाड़ी को हटाकर दोबारा चौक की तरफ ले आया। आग कहाँ लगी है? शारिक ने एक आदमी को रोक कर पूछा। छांगे के तवीले में, उस आदमी ने जवाब दिया। सुना है माजे गुजर की पार्टी ने तवीले पर हमला कर दिया था। पहले फायरिंग होती रही और फिर आग लग गई। आग माजे गुजर के आदमियों ने लगाई है। शारिक का दिमाग घूम गया। उसने दरवाजा खोलकर कार से उतरना चाहा, मगर समीना ने उसका हाथ पकड़ दिया। क्या उस तरफ जाना मुनासिब होगा? समीना ने कहा। हो सकता है माजे गुजर के आदमी अब भी आसपास कहीं मौजूद हो। मेरे ख्याल में तो बेहतर यही होगा कि हम यहाँ से निकल जाएं। शारिक चलने में कुछ सोचता रहा, फिर उसने दरवाजा बंद करके कार का इंजन स्टार्ट कर दिया। मेन रोड पर ट्रैफिक जाम हो रहा था। बसें, तांगे, कारें और रिक्शे वगैरह मुख्तलिफ गलियों में से निकलने की कोशिश कर रहे थे। शारिक ने भी कार एक गली में मोड़ दी। उसके आगे 2-3 रिक्शे थे। शारिक को एक लम्हे को कार रोकनी पड़ी। वो कार को दोबारा आगे बढ़ाना ही चाहता था कि पिछली तरफ के दोनों दरवाजे बैक वक्त खुले और 2 आदमी कार में घुस गए। शारिक बाबू, उनमें से एक आदमी ने कहा, अब तुम वहां चलोगे जहां हम चाहेंगे। आराम से कार चलाते रहो। इन गलियों से निकलने के बाद हम तुम्हें रास्ता बताते रहेंगे। शारिक और समीना ने बैक वक्त पीछे मुड़कर देखा। शारिक के मुंह से गहरा सांस निकल गया और समीना के चेहरा बारे खौफ के धुआं हो गया। उन दोनों आदमियों ने चादरें ओढ़ रखी थी और चादरों से जंगती हुई राइफलों की नालें साफ नजर आ रही थी।